Hello everyone, welcome to UPSC guide channel. So this is my first video जहाँ पे मैं पॉलिटी का चैप्टर फर्स्ट ऐतिहासिक पृष्ठभूमि स्टार्ट करने जा रही हूँ। एंड इसमें इससे रिलेटेड मतलब ये वाला चैप्टर ख़त्म होने के बाद जो PYQ में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको भी सॉल्व करने का ट्राई करेंगे जो पहले आ चुका है। ठीक है, सो चैप्टर फर्स्ट है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। M लक्ष्मीकांत के जो चैप्टर है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि मतलब कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो ब्रिटिशियर्स ने इम्प्लीमेंट किया था इंडिया में। पहले कंपनी शासन करती थी, उसके बाद 1857 की क्रांति के बाद 1858 में ब्रिटिशियर्स हट गए, उसके बाद ब्रिटिश कंपनी चली गई। मतलब वही वो थी, लेकिन अब वो एक प्रशासनिक इकाई के रूप में यहाँ पे प्रशासन करने लग गई। पहले वो व्यापारी के रूप में शासन करते थे, लेकिन उसके बाद वो किस में हो गए, प्रशासनिक के तौर पे यहाँ पे वो शासन करने लग गए। ठीक है, तो कंपनी का शासन जो है वो कब से कब तक था, 1773 से 1858 तक था। और ताज का शासन मतलब ब्रिटिश सरकार का शासन कब से स्टार्ट हुआ, 1858 से 1947 तक से स्टार्ट हुआ। ठीक है, सो चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं। मैंने शॉर्ट फॉर्म्स में शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, 2 पेज में इस चैप्टर को कवर किया है, तो कहीं कहीं पे मैंने शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ किए हैं। सो देखने के साथ साथ इसको सुनना भी, ताकि मैंने जो अगर आपने सिर्फ इसको देखा शॉर्ट फॉर्म लिखी हो आप कंफ्यूज हो जाओगे बाद में, तो आप इसमें ध्यान देते रहना। एंड हाँ, इसको पढ़ने के बाद एक बार जाके आप M लक्ष्मीकांत का चैप्टर 1 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ना, उसके बाद ये चैप्टर पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और आपको एक आइडिया भी मिल जाएगा कि शॉर्ट्स नोट्स कैसे बनाते हैं। तो देखो, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इससे पहले जो है इससे पहले कंपनी शासन नहीं करती थी, लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 मतलब ये पहला एक्ट था जिसमें जो ब्रिटिशियर्स थे ना, अंग्रेजी शासन, क्वीन शासन जो बोलते हैं ना, क्वीन विक्टोरिया, उन्होंने पहली बार रेगुलेशन लगाया किस पे, कंपनी पे। कब, 1773 में। ठीक है, इसमें सबसे पहला क्या किया गया कि गवर्नर जो थे ना, तो गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोला गया। ठीक है, उसका नाम बदल दिया गया, और पहले गवर्नर कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग्स थे। दूसरा जो था मुंबई, MUM मतलब मुंबई और मद्रास को किसके अधीन कर दिया गया, कलकत्ता के अधीन कर दिया। मतलब पहले ना तीनों अलग अलग इकाई होती थी, सभी जगह पे अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन होते थे, लेकिन 1773 में ना मुंबई और मद्रास को किसके अधीन कर दिया गया, कलकत्ता के अधीन कर दिया गया। ठीक है, 1774 में ही सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। कहाँ पे, मतलब कलकत्ता में 1774 में। और इसमें एक चीफ जस्टिस होते थे और तीन अन्य जज होते थे। अच्छा ये बताओ, अगर आप जानते हो तो कमेंट में बताना कि अभी रिसेंट में सुप्रीम कोर्ट में कितने जज हैं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन, मतलब ये आपका होमवर्क है, आप इसको कमेंट में बताना। दूसरा फिर है कि कर्मचारी जो है ना, वो किसी भी तरह से प्राइवेट मतलब निजी व्यापार, प्राइवेट ट्रेड नहीं कर सकते थे, और कहीं से भी गिफ्ट या उपहार नहीं ले सकते थे। जैसे अभी लोक सेवक होते हैं, जैसे हम लोग मतलब हम लोग भी आगे चल के लोक सेवा में जाएंगे, UPSC क्लियर करेंगे, उसके बाद लोक सेवा में जाएंगे, तो हमारे में भी ये बाध्यता होगी कि हम किसी भी निजी व्यापार में ना जाएं, और कहीं से भी हम लोग गिफ्ट नहीं ले सकते हैं। ठीक है, कोई फॉरेनर आया आपको गिफ्ट देना चाहता है, तो आपको पहले किसकी परमिशन लेनी होगी, सरकार की, गवर्नमेंट की, राष्ट्रपति की परमिशन लेनी होगी, उसके बाद ले सकते हो। ठीक है, वैसे ही उस समय भी था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का काम क्या होता था कि ये जो राजस्व है और जो सैन्य संबंधित जो मामले होते थे, नागरिक से संबंधित मामले जो होते थे, उसकी जानकारी किसको प्रदान करती थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट को प्रदान करती थी। ठीक है, राजस्व मामले, सैन्य संबंधित मामले, नागरिक मामले, इससे संबंधित जानकारी ब्रिटिश गवर्नमेंट को देती थी। ठीक है, कैसे बोल सकते हो आप, हाँ, टीचर एंड प्रिंसिपल। टीचर जो है, जो भी इंफॉर्मेशन होती है, क्लास में कोई भी प्रॉब्लम्स हो जाती है तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन जाके किसको देता है, प्रिंसिपल को देता है। तो वैसे ही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स किसको देता था, ब्रिटिशियर्स को देता था, ब्रिटिश गवर्नमेंट को देता था। ठीक है, अब देखो फिर इसके बाद जो है 1773 में ना कुछ कमी आ गई थी। उस कमी को दूर करने के लिए 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया। सेटलमेंट मतलब समझते हो ना, सेट करना। तो 1781 में आया। इसमें क्या किया गया कि
पहले गवर्नर और उनके जो कर्मचारी होते थे ना, उसको सुप्रीम कोर्ट से बाहर कर दिया गया। बाहर इन द सेंस कि अब वो जो है ना, सुप्रीम कोर्ट एक अलग निकाय हो गई और गवर्नर और उसके कार्यकारी एक अलग निकाय हो गई, दोनों का अलग अलग कार्य हो गया। और सुप्रीम कोर्ट को राजस्व मामलों से भी दूर कर दिया गया। अब एक सुप्रीम कोर्ट है, कितनी चीज़ों को देखेगी, सैन्य है, राजस्व है, मतलब राजस्व है, सैन्य है, और बहुत सारे मतलब उसके पास कार्य है। तो राजस्व को देखने की ज़रूरत क्या है जब गवर्नर उसके कार्यकारी हैं, ठीक है। तो राजस्व से सुप्रीम कोर्ट को अलग कर दिया गया। दूसरा, प्रांतीय न्यायालय की जो अपील है ना, वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं की जा सकती थी, नहीं की जा सकती थी, ये चीज़ ध्यान देना, ठीक है। मतलब जो प्रांत की कोई भी शिकायत होती थी ना, वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाती थी, वो किसके पास जाती थी, गवर्नर के परिषद में जाती थी, ठीक है। लेकिन कोलकाता के जो नागरिक होते थे ना, वो सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत आते थे। इसमें भी दो चीज़ें था, एक हिंदू और मुस्लिम में ऐसे दो भागों में डिवाइड कर दिया गया था। हिंदुओं के लिए जो हिंदू न्याय जो होता है ना, उसके अकॉर्डिंग दिया जाता था, और मुस्लिम के लिए ना, जो मुस्लिम उनका जो न्याय किया भी जाता था ना, वो मुस्लिमों के द्वारा ही किया जाता था। और हिंदू हिंदू न्याय होती थी, मतलब उनके जो रिलीजन है उसके अकॉर्डिंग होता था। और हिंदू के लिए हिंदू लोग होते थे, मुस्लिम के लिए मुस्लिम लोग होते थे, और वो न्याय करते थे, ठीक है। गवर्नर की काउंसिल जो है, अब देखो, अच्छा ये बताओ, प्रांतीय न्याय मतलब प्रांतीय न्यायालय के में किसके कहाँ पे अपील की जाती थी, सुप्रीम कोर्ट में? नो। कहाँ की जाती थी, गवर्नर के काउंसिल में। तो गवर्नर की काउंसिल का कार्य का क्या होता था, ये जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती थी, ठीक है। रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती थी किसके लिए, प्रांतीय न्यायालय के लिए, ठीक है। और काउंसिल के रूल्स भी यही बनाती थी कि काउंसिल में कौन कौन से रूल्स चलेंगे, ये सारे रूल्स भी कौन बनाती थी, गवर्नर की काउंसिल बनाती थी। ये चीज़ें आई थिंक यहाँ तक से क्लियर होगा। अब देखो, फिर आया 1784 एक्ट, रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1784। 1784 में क्या हुआ कि दो भागों में डिवाइड कर दिया गया, राजनीतिक मामला और एक वाणिज्य मामला। पहले दोनों चीज़ें ना एक साथ होती थी, बट अब इसको अलग कर दिया गया, एक राजनीतिक मामला हो गया, दूसरा वाणिज्यिक मामला हो गया। राजनीतिक मामला जो होता था ना, वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया, ये इंपॉर्टेंट है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल कब बनाया गया था, 1784 में, ठीक है। और वाणिज्य मामले जो होते थे ना, उसको कौन देखता था, निर्देशन मंडल देखता था, ठीक है। राजनीतिक मामलों के लिए कौन था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, एंड वाणिज्यिक मामलों के लिए कौन था, निर्देशक मंडल। यहाँ से द्वैत शासन की नींव रखी गई थी, ये चीज़ याद रख लेना। द्वैत शासन स्टार्ट हुआ था, थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हुआ था, बट हुआ था कब, 1784 में। अब जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था, क्या काम करता था, राजनीतिक मतलब क्या, कि सभी नागरिक व सैन्य राजस्व का कंट्रोल, ठीक है। कि जितने भी राजनीतिक व सैन्य राजस्व का जो भी मामला होता था ना, वो कौन देखता था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखता था, ठीक है। ये जो है, जो 1784 का रेगुलेशन एक्ट है, ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र बोला गया किसको, भारत को। किसका आधिपत्य क्षेत्र, ब्रिटेन्स का, ठीक है। और कंपनी पर ब्रिटेन का पूर्ण नियंत्रण हो गया। पहले कंपनी जो है उसको एक क्या बोलते हैं, ट्रेड दे दिया गया था, क्या बोल सकते हैं उसको, कि ठेका दे दिया गया था सब कुछ, ये बोल सकते हैं ना, कि हाँ वहाँ पे तुम व्यापार करो, कुछ बेनिफिट मतलब जो भी मुनाफा होता है उसका कुछ परसेंट हमको दो, कुछ अपने पास रखो, यही बोला गया था ना ब्रिटिश जो अंग्रेजी सरकार थी उसके द्वारा। लेकिन अब 1784 में बोला गया कि कंपनी पर ब्रिटेन का अधिकार हो गया। अब कंपनी जो है यहाँ पे व्यापार नहीं, जो ब्रिटेन सरकार बोलती है वो कौन करता, कंपनी करती, कंपनी का अधिकार हो गया, ठीक है। यहाँ तक से क्लियर है। अब 1786 का आया एक कौन, सेना, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। 1786 में कौन था वो, कार्नेवालिस इंडिया में दो शर्त लेके आया था। पहला वो था कि उसको सेनापति का भी पद दिया जाए गवर्नर को, ठीक है। दूसरा ये था कि विशेष मामलों में काउंसिल का बात ना मानना का अधिकार उसको प्रदान किया गया। मतलब कि पहले ये होता था कि गवर्नर जनरल जो था ना, वो सेनापति का पद नहीं मिलता था उसको, ठीक है। और वो जो है काउंसिल के बात मानने के लिए वो बाध्य होता था, मतलब जो काउंसिल बोलेगी वो गवर्नर को करना पड़ता था। लेकिन कार्नेवाली जो है आया ही इसी शर्त पे था कि उसको सेनापति का पद दिया जाए, और कोई विशेष मामला है तो वो अपने मन से काम कर सके, ये उसको दिया जाए। तो ये चीज़ें मान ली गई, और कार्नेवाली इसको गवर्नर बना के कहाँ भेज दिया गया, भारत। कब, 1786 में। अब आता है 1793 का चार्टर अधिनियम,
ठीक है। अब 1793 का चार्टर कानून इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि 1786 में जो कार्नवालिस इसने शर्तें लागू की थी ना, जिस शर्त पे वो भारत आया था, वो शर्तें जो है सब पे लागू हो गया। मतलब जितने भी गवर्नर थे उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोला जा रहा था ना, तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है वो सेनापति का पद भी धारण करते थे, ठीक है। और उसे विशेष मामलों में काउंसिल के बात को ना मानने का भी अधिकार प्रदान कर दिया गया था, ठीक है। लेकिन एक चीज़ था कि कमांडर इन चीफ जो होता था ना, कमांडर इन चीफ को गवर्नर इन काउंसिल का सदस्य होना आवश्यक नहीं था, हो भी सकता था और नहीं भी हो सकता था, ठीक है। कौन? कमांडर इन चीफ का। तो सब 20 साल तक मुफ्त अधिकार, ठीक है। मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंपनी को ये अधिकार दे दिया कि आप 20 साल तक यहाँ पे एक अधिकार मुफ्त व्यापार कर सकते हो, ठीक है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भारतीय राजस्व से भुगतान किया गया। अच्छा, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना कब था? 1784 में। अच्छा, ये क्या चीज़ें देखती थी? राज्य और सैन्य से संबंधित जो भी मामले होते थे उसकी मतलब उस पर सारी चीज़ों पर कंट्रोल था। तो ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना था 1784 में, 1793 में ये प्रावधान किया गया कि जितने भी उनके जो भी कर्मचारी होंगे उनको भारतीय राजस्व से पैसा दिया जाएगा। मतलब इंडिया से ही पैसा लेना, इंडिया पे ही रूल करना और इंडिया का ही पैसा उस पर देना, उनको देना, ठीक है। दूसरा जो है बंगाल एवं बम्बई एवं मद्रास को कलकत्ता के अधीन कर दिया गया, ठीक है। पहले अलग अलग संस्था होती थी ना, लेकिन अब पूरी तरह से किसके अधीन कर दिया गया? कलकत्ता के अधीन कर दिया गया। पहला तो है अंडर में आया था ना 1773 में, बट अब जो है ना वो पूरी तरह से वो कलकत्ता सरकार के अधीन चला गया, बम्बई एवं मद्रास जो है, ठीक है। उसके बाद आता है 1783 का चार्टर अधिनियम। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छे से ध्यान देना। बहुत सारे कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। 1813 का चार्टर अधिनियम। 1813 का चार्टर अधिनियम जो है, इसमें ये जो है कंपनी का जो एकाधिकार था, मतलब वही बस जो है भारत में व्यापार कर सकती थी, उस एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। लेकिन चीन के साथ जो चाय का व्यापार था ना, चीन एवं चाय का जो व्यापार था उसमें बस एकाधिकार लागू किया गया। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि कंपनी का एकाधिकार कब समाप्त किया गया? 1813। किन दो चीज़ों पर उनका जो है एकाधिकार बरकरार रखा गया? चीन के साथ व्यापार एवं चाय का व्यापार, ठीक है। इसी जो एक्ट है उसमें इसी जो एक्ट है ना उसमें मिशनरियों को भारत में आने की परमिशन दे दिया गया। मतलब वो यहाँ पे आके अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते थे। वही मतलब क्रिश्चियन में ट्रांसफ़र करने का जो काम है वो स्टार्ट हुआ। पश्चिमी शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ, वेस्टर्न जो एजुकेशन है उसका। स्थायी गवर्नमेंट पे कर लगाए गए हैं और दंड का प्रावधान किया गया, ठीक है। राजा की प्रभुत्व स्थापित की गई। अब स्थायी गवर्नमेंट जो होती थी ना उस पर कर लगाया जाता था और कर ना चुकाने की स्थिति में दंड का भी अधिकार उनको दिया गया था। आई थिंक यहाँ तक से क्लियर है। अब देखो 1833 का चार्टर अधिनियम आता है। 1833 का चार्टर अधिनियम जो है बंगाल का गवर्नर जनरल जो है, अच्छा ये बंगाल का गवर्नर जनरल कब बोला गया था? सबसे पहला रेगुलेशन एक्ट 1773 में। गवर्नर को किस में बनाया गया? गवर्नर जनरल में। और पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स थे, ठीक है। बंगाल के गवर्नर जनरल जो थे वो अब भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लग गया। क्या चीज़? भारत का गवर्नर जनरल, ठीक है। ये कब? 1833 में। पूरी भारत के विधायिका के अधिकार जो है उनको प्रदान कर दिए गए, ठीक है। अब पूरे इंडिया का देख रेख कौन कर रहा था? भारत का गवर्नर। और कौन था वो पहला इंसान भारत का गवर्नर? बेंटिक। कौन? बैट खेलने आया था बेंटिक, पूरे भारत में बैट खेलने आया था, ऐसे याद कर सकते हो। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अब वो कौन सी इकाई बन गई? प्रशासनिक इकाई पूरी तरह से। पहले क्या था? व्यापारिक इकाई था, व्यापार करने आया था, लेकिन अब क्या हो गया? प्रशासनिक इकाई। कब बना? 1833 में, ठीक है। सिविल सेवा से खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया जाने लग गया। ये चीज़ याद रख लेना कि सिविल सेवा से खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया जाने लग गया, लेकिन इसमें इंडियन शामिल नहीं थे। था सिर्फ किसके लिए? ब्रिटिशियर्स के लिए था, ना कि इंडियंस के लिए था ये।
अब 1853 का चार्टर अधिनियम। एटीन फिफ्टी थ्री का जो चार्टर अधिनियम है, यहाँ पे गवर्नर के परिषद को दो भागों में बांटा गया था। ठीक है, गवर्नर के जो परिषद है ना उसको दो भागों में डिवाइड किया गया। एक तो विधायी था और दूसरा प्रशासनिक इकाई था। याद, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 1850 का चार्टर अधिनियम याद है। ये लास्ट अधिनियम था कंपनी के अंतर्गत। इसके बाद कौन आ जाएगा? ताज का शासन। ताज मतलब समझ गया, ताज जिस पे हमारा कोहिनूर का हीरा लगा है इंडिया का, वो उनका ताज। ये दो मतलब गवर्नर के परिषद को दो भागों में डिवाइड किया गया। एक तो था विधायी और दूसरा था प्रशासनिक। विधायी के लिए विधान परिषद बनाया गया। ठीक है, विधान परिषद जैसे अभी होता है ना हमारे यहाँ विधान परिषद। अच्छा, ये कमेंट करके बताइए कि कितने राज्य हैं अभी भारत में जिनके में विधान परिषद है। ठीक है, तो विधान परिषद बनाया गया। विधान परिषद जो है उसका गठन किया गया। विधान परिषद मतलब एक तरह से छोटी संसद होती थी। जैसे ब्रिटेन का संसद काम करता था ना, वैसे ही इंडिया का विधान परिषद काम करता था। 6 नए मेंबर में से 4 मेंबर जो हैं बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा के जो प्रांतीय गवर्नमेंट है ना वहाँ से चुना गया था। 6 में से 4 कहाँ से? बंगाल, मद्रास, बम्बई, आगरा से। ठीक है, यहाँ तक से क्लियर है। अब देखो दूसरा था प्रशासनिक कार्य। प्रशासनिक कार्य मतलब वही प्रशासन का कार्य करेंगे। और एक विधायी कार्य, मैकाले कमेटी बनाई गई। ठीक है, सिविल सर्विस के लिए। और इसमें इंडियन को भी राइट दे दिया गया कि अब वो भी है जो क्या दिला सकते हैं, एग्ज़ाम दिला सकते हैं। ठीक है, आप कमेंट में ये नाम बताइए कि मतलब ब्रिटिश भारत में सिविल सर्विस निकालने वाले पहले भारतीय कौन थे। ठीक है, तो मैकाले कमेटी आई सिविल सर्विस से रिलेटेड और इसमें इंडियन को भी चांस दिया गया। इससे पहले जब जो चार्टर एक्ट था 1833 में, उसमें क्या इंडियन को पार्टिसिपेट करने दिया गया था एग्ज़ाम में? नहीं। कब करने दिया गया? 1853 में। कौन कमेटी आई थी? मैकाले कमेटी। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है कि मैकाले कमेटी किससे संबंधित है? सिविल सर्विस से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? सिविल सर्विस से। उसके बाद जो है इसमें ये चीज़ तो क्लियर था कि कभी भी जो है भारत का जो शासन है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने हाथ में ले सकती है, लेकिन उन्होंने टाइम डिसाइड नहीं किया था। ठीक है, मतलब ये था कि कभी भी आने वाला है, बट कब आने वाला है ये डिसाइडेड नहीं था। अब देखो, अब स्टार्ट होता है 1858 का भारत शासन अधिनियम। मतलब यहाँ से कौन सी गवर्नमेंट आ गई? ताज। ठीक है, ताज गवर्नमेंट आ गई। क्यों आई? 1858? इससे पहले का कोई मेजर इंसिडेंट याद है? यस, 1857 की क्रांति। ठीक है, 1857 की क्रांति जो है, इसकी 1857 की क्रांति के बाद ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि अब भारत शासन अधिनियम मतलब भारत को अपने अधीन लेने का समय आ चुका है। ठीक है, तो 1858 का भारत शासन अधिनियम लागू किया गया। इसमें क्या किया गया कि गवर्नर जो है, भारत का गवर्नर बोला जा रहा था ना, तो भारत के गवर्नर को अब क्या बना दिया गया? भारत का गवर्नर ना, देखो भारत का गवर्नर 1833 में उसका नाम चेंज कर दिया गया था। अब उसको क्या बोला जाने लग गया? वायसराय। और भारत के पहले वायसराय कौन थे? कैनिंग। याद रखना, भारत के पहले वायसराय कौन थे? कैनिंग। ठीक है, द्वैत शासन व्यवस्था जो है उसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, दो भागों में जो डिवाइड था वो चीज़ें। भारत सचिव बनाया गया। ये चीज़ याद रख लेना, भारत सचिव का पद कब सृजित किया गया? 1858 में। कौन? भारत सचिव मतलब सर्वोच्च अधिकारी बोल सकते हैं इंडिया, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के साइड से भेजा गया था इंडिया में। ये जो है ब्रिटिश कैबिनेट का एक सदस्य होता था। ठीक है, और वो पहला कौन था? पहला भारत सचिव कौन था? स्टैनली। भारत के पहले भारत सचिव कौन थे? स्टैनली थे, स्टैनली। ठीक है, भारत सचिव की सहायता के लिए ना 15 सदस्यीय परिषद बनाया गया था, जो कि सलाहकारी परिषद था जो भारत सचिव को सलाह देगा। ठीक है, निगमित निकाय थी जिसे भारत व इंग्लैंड में मुकदमा किया जा सकता था और इस पर भी मुकदमा किया जा सकता था। मतलब आप जो है यहाँ पे भी और
लंदन में भी, इंग्लैंड में भी, वहाँ पे क्या कर सकते, मुकदमा दायर कर सकते और इस पे भी मुकदमा किया जा सकता था। प्रशासनिक सुधार के नाम पे ना 1857 का प्रशासनिक सुधार अधिनियम, भारत शासन अधिनियम लाया गया था। लेकिन क्या हुआ चेंज? कुछ नहीं, पकड़ा क्या दिया गया, डब्बा। कुछ चेंजेस नहीं हुआ, सिर्फ एक चीज़ बन गया, भारत सचिव बन गया। किसके? भारत सचिव बन गया, वायसराय कहलाने लग गया, गवर्नर, द्वैत शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया और 15 सदस्यीय कमेटी बना दी गई जो कि एक सलाहकारी कमेटी थी। अब आया सहयोग नीति। ठीक है, सहयोग नीति जो है 1861, 1892, 1909। सहयोग नीति इसको क्यों बोला गया? अब ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो इंडिया में क्या करना चाहती थी, रूल करना चाहती थी। और आप कहीं पे भी रूल करना चाहते हो ना, तो वहाँ के जनता को अपने फेवर में लेना होगा आपको, उनकी कहीं ना कहीं आपको ज़रूरत होगी। तो वही चीज़ उन्होंने अब ब्रिटिशियर्स ने किया कि अब हमको भारत में रूल करना है, तो हमको किसकी ज़रूरत है, वहाँ के जनता के लोगों की ज़रूरत है कि वो बताए कि यहाँ कैसा है, क्या है, कैसे रूल्स चलते हैं, यहाँ के लोगों की मेंटालिटी क्या है, एट ऑल द थिंग्स। अब उन्होंने ये कदम उठाया 1861 का भारत परिषद अधिनियम में। क्या किया उन्होंने? परिषद में जो विधान परिषद बनाया गया था ना, जिसको छोटी संसद कहा जा रहा था, तो परिषद में गैर सरकारी 3 सदस्यों को शामिल किया गया, 3 भारतीय सदस्य को। और इसकी नियुक्ति कौन कर रहा था? वायसराय कर रहा था। ठीक है, और वो 3 भारतीय कौन थे? बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा एंड दिनपत राव। कौन कौन? बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और एक थे दिनपत राव। मुंबई एवं बम्बई एवं मद्रास को शक्तियाँ वापस कर दी गई। इनकी शक्तियाँ जो है 1794 में पूरी 1793, ठीक है, देखो पूरा किसके अधीन कर दिया गया था? कलकत्ता के अधीन कर दिया गया था। तो 1793 में जो छीन लिया गया था ना, वो 1861 में उनको फिर से वापस कर दिया गया। मतलब विकेंद्रीकरण स्टार्ट हो गया कि आपको अपनी शक्ति प्रदान की जाती है, आप अपना रूल करो। ठीक है, ऐसा वाला। विधान परिषद का गठन हुआ। ठीक है, विधान परिषद का गठन हुआ 3 राज्यों में। कौन कौन से राज्य थे वो? पहला जो था बंगाल था, 1862 में हुआ। फिर उत्तर पश्चिम प्रांत 1866 में हुआ और पंजाब में 1897 में हुआ। तो विधान परिषद का गठन सबसे पहले 3 राज्यों में किया गया। कौन कौन से? बंगाल, उत्तर पश्चिम प्रांत एंड पंजाब। वायसराय के परिषद की जो शक्तियाँ थी ना, उसको बढ़ा दी गई। ठीक है, और 1859 में पोर्टफोलियो जो प्रणाली थी, पोर्टफोलियो प्रणाली स्टार्ट किसने किया था? कैनिंग ने स्टार्ट किया था। कब? 1859 में। पोर्टफोलियो प्रणाली मतलब ना विभाग वितरित कर देना, समझ रहे हो? विभाग वितरित कर देना मतलब जैसे अभी इंडिया में एक क्या बोल सकते हैं कि रक्षा मंत्रालय अलग होता है, उसका मिनिस्टर अलग होता है, खाद्य मंत्रालय अलग है, उसका मिनिस्टर अलग है, तो उसको डिवाइड कर दिया गया है ना एक एक विभाग में। वैसा ही 1859 में सबसे पहले कैनिंग ने किया था। तो पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता दे दी गई। कब? 1861 में। स्टार्ट हुआ था 59 में, बट मान्यता कब मिली इसको? 69 में मान्यता मिली। सॉरी। और एक मेंबर जो है ना, वो उसको डिफरेंट क्या बोल सकते हैं, डिफरेंट विभाग पकड़ा दिया जाता था। ठीक है, मतलब रक्षा मंत्रालय हो गया, खाद्य मंत्रालय हो गया, दोनों किसी एक मंत्री को दे देना, ऐसा समझ सकते हैं हम लोग। अध्यादेश जो है ना विदाउट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पारित हो जाता था और ये 6 महीने तक रहता था। अच्छा, अध्यादेश जो है ना अभी रिसेंटली में कितने महीने तक वैलिड रहता है? 6 महीने तक ही वैलिड रहता है ना। लेकिन अभी जब अध्यादेश पारित करते हैं ना, तो उसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सहमति आवश्यक होती है। बट 1861 में क्या था? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सहमति आवश्यक नहीं थी। इंडिया में भी था, जब इमरजेंसी लागू नहीं हुआ था ना 1774 में, जब इमरजेंसी हुआ उस समय इमरजेंसी बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह के लगाया गया था। उसके बाद अमेंडमेंट हुआ। अब फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की रिक्वायरमेंट मतलब सहमति आवश्यक होती है, तभी अध्यादेश पारित किया जाता है और उसकी अनुमति के बाद ही वो 6 महीने तक वैलिड रहते हैं, वरना वो नल एंड वॉइड करार दे दिया जाता है। ठीक है, अब आता है फिर 1892 का भारत परिषद अधिनियम। केंद्रीय व प्रांतीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। ठीक है, विधान परिषद पे बजट पे बहस व कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत किया गया। अब मतलब वो बहस कर सकते थे विधान परिषद जो है, और कार्यपालिका के उत्तरों के लिए अधिकार दे दिया गया।
केंद्रीय विधान परिषद और बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स जो है उसमें विधान परिषद से डिफरेंट फील्ड से सदस्य चुने जाते थे और वो कौन चुनता था? वायसराय। इसको ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं जैसे अभी हम लोग का राष्ट्रपति प्रेसिडेंट जो होते हैं, प्रेसिडेंट जो है वो राज्यसभा में सदस्यों को मनोनीत करते हैं ना, और वो कहाँ डिफरेंट फील्ड से मनोनीत करते हैं। एजुकेशन फील्ड हो गया, एक्टर वगैरह जो होते हैं वो, तो वहाँ डिफरेंट फील्ड से होता है। वैसे ही ना विधान परिषद में भी डिफरेंट फील्ड से लोगों को चुना जाता था और उसको कौन चुनता था? वायसराय चुनते थे। ठीक है। और चुनाव शब्द का मतलब चुनाव बोला गया, मतलब चुनाव तो था अप्रत्यक्ष चुनाव, लेकिन इस चुनाव वर्ड का ना यूज़ नहीं किया गया था, बोल सकते थे नामांकन। ठीक है। अप्रत्यक्ष चुनाव बोल सकते हैं। कब स्टार्ट हुआ? 1892 में, बट इस शब्द का उपयोग नहीं किया गया था, ये चीज़ें ध्यान देना। ठीक है, इस वर्ड का उपयोग नहीं किया गया था। ना 1909 का भारत परिषद अधिनियम। ठीक है, भारत 1909 के भारत परिषद अधिनियम को ना मौर्य मिंटो अधिनियम भी बोलते हैं। क्या चीज़? मौर्य मिंटो अधिनियम। मौर्य मिंटो क्यों बोलते हैं? क्योंकि मौर्य जो थे ना वो भारत के सचिव थे। ये मौर्य कौन थे? सचिव, सबसे बड़ा पद था ना उस समय। और मिंटो कौन थे? वो वायसराय होते थे। ठीक है, तो 1909 का भारत परिषद अधिनियम को हम लोग मौर्य मिंटो सुधार भी बोलते हैं। इसमें क्या किया गया कि केंद्रीय विधान परिषद में पहले 16 सदस्य होते थे। 16 सदस्य से संख्या को बढ़ा के कितना कर दिया गया? 60 कर दिया गया। ठीक है, केंद्रीय विधान परिषद में और प्रांतों में भी यही किया गया कि उनके जो मेंबर्स के सदस्य होते थे ना उनकी संख्या को बढ़ा दिया गया था। केंद्रीय विधान परिषद में सरकारी बहुमत, बट प्रांतीय परिषद में गैर सरकारी बहुमत की अनुमति। ठीक है, प्रांत में जो है, जो गैर सरकारी में कौन होते थे? भारतीय होते थे। तो प्रांत में अनुमति था लेकिन केंद्र में अनुमति नहीं थी। वहाँ पे सिर्फ सरकारी जो है वही लोग होते थे, मतलब इंडियंस की नहीं सुना जाता था, ये बोल सकते हैं। दोनों में अनुपूरक प्रश्न और बजट संकल्प एक्सेट्रा की अनुमति दे दी गई थी कि आप प्रश्न पूछ सकते हो, बजट संकल्प प्रस्तुत कर सकते हो, ये सारी चीज़ें। पहली बार जो है भारतीयों को गवर्नर की कार्यकारी परिषद में वायसराय के साथ एसोसिएशन बढ़ाने का अधिकार दिया गया था। ठीक है, और भारत के पहले जो भारतीय विधि सदस्य कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ये नाम याद रखना। विधि सदस्य, भारत के पहले विधि सदस्य जो गवर्नर के साथ सम्मिलित हुए थे कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के पहले भारतीय थे। कब बने थे? 1909 में। कौन सा सुधार? मौर्य मिंटो। ठीक है, ये अधिनियम इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की गई थी। मतलब डिवाइड एंड रूल वाला जो कॉन्सेप्ट था ना वो पहली बार इसी टाइम में लाया गया था। ठीक है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। मिंटो को सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है। मतलब हिंदुओं को, हिंदू मत आता है उसको हिंदू मत, मतलब हिंदू कोई उम्मीदवार खड़ा हुआ है ना तो उसको सिर्फ हिंदू वोट करेगा, कोई मुस्लिम खड़ा हुआ है ना तो उसको सिर्फ मुस्लिम वोट करेगा। मतलब डिवाइड एंड रूल का कॉन्सेप्ट जो है इसी समय स्टार्ट हुआ था। और किसने लाया था? किसने स्टार्ट किया था ये चीज़? मिंटो। कौन? मिंटो। मिंटो, मिंटो याद रखना, मिंटो। फिर चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन, विश्वविद्यालय और जमींदार के लिए अलग प्रदान किया गया था। किसके किसके लिए? चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, प्रेसिडेंस कॉरपोरेशन है, विश्वविद्यालय और जमींदार के लिए अलग प्रदान किया गया था। 1909 में बस इतना ही चीज़ें हैं। क्या क्या चीज़ें? संख्या बढ़ा दी गई। ठीक है, ये प्रश्न पूछने वाला जो था वो चीज़ें था। एसोसिएशन में पहली बार कौन थे विधि सदस्य? पहले सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सांप्रदायिकता को वैधानिकता, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसमें पॉइंट है बोल सकते हैं। ठीक है, क्या चीज़? सांप्रदायिकता को पहली बार वैधानिकता 1909 में प्रदान किया गया और इसके जनक कौन थे? मिंटो। अब 1919 का भारत शासन अधिनियम जो कब लागू हुआ? 1921 में लागू हुआ। ठीक है, इसको बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। अच्छा, इसमें ये बताओ भारत सचिव कौन रहा होगा? मॉन्टेग्यू। एंड वायसराय कौन रहा होगा? चेम्सफोर्ड। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 सुधार या फिर 1919 का भारत शासन अधिनियम। इसमें
पहली बार क्रमिक रूप से उत्तरदायी शासन की व्यवस्था की मतलब बोला गया था। ठीक है, उत्तरदायी शासन मतलब समझते हो ना, स्वशासन निकाय को प्राथमिकता देना। जैसे हमारे यहाँ अभी रिसेंट में पंचायत होती है, नगर निगम होता है, ये स्वशासन निकाय है ना, मतलब जितना ज़्यादा हो सके विकेंद्रीकरण। तो वही पहली बार इस शब्द का उपयोग किया गया था, कब? 1919 में। भले नहीं यूज़ हुआ था, मतलब इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था, बट कर दिया था। ठीक है, कर देते हैं, करने में क्या जाता है, ब्रिटिशर्स ने यही सोचा। अब ये चीज़ याद रखना है, ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि केंद्र और प्रांतीय जो है उनको दो भागों में बांटा गया, जो भी था उसको। ठीक है, जो रूल्स रेगुलेशंस होते थे उसको दो भाग में, एक केंद्र था और दूसरा था प्रांत। दोनों जो है अपने लिए रूल्स बना सकते थे, जैसे अभी है रिसेंट में। ठीक है, लेकिन केंद्रीय और एकात्मक ही बना रहा। समझ में आया? मतलब प्रांतों को बोला हिलो पकड़ लो, लाइक बोल सकते हैं कि हिलो लॉलीपॉप पकड़ लो, लेकिन आपको सिर्फ पकड़े रहना है, खाना नहीं है। दिखाने के लिए है आपके पास, पकड़े हो लॉलीपॉप, आप खा रहे हो, लेकिन आपको खाना नहीं है। लाइक ऐसी ही सिचुएशन हो गया था उस समय भी। ठीक है, तो केंद्रीय और प्रांतीय दो भागों में बांटा गया। दोनों रूल्स बना सकते थे, लेकिन था सत्ता किसका? केंद्र का और एकात्मक। अच्छा, केंद्र में कौन रहा होगा? ऑफकोर्स ब्रिटिशियर्स रहे होंगे। और प्रांत में कौन रहा होगा? भारतीयों को शामिल कर दिया गया होगा, इसलिए तो नहीं हो पाया। अब प्रांत में भी उन्होंने दो सब्जेक्ट रखे, एक तो आरक्षित सब्जेक्ट था और दूसरा कौन सा था? हस्तांतरित। ठीक है, आरक्षित और हस्तांतरित। आरक्षित जो है उसमें गवर्नर के कार्यकारिणी परिषद के जो मंत्री थे वो होते थे, और ये विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं होते थे। ठीक है, दूसरा जो है हस्तांतरित। आरक्षित मतलब प्रांत को भी दे दिया गया, और उसमें से इम्पॉर्टेंट जो सब्जेक्ट्स हैं ना, जो विषय थे, उसको अलग कर दिया गया। और इसमें रूल्स कौन बनाता था? गवर्नर और उसके कार्यकारिणी परिषद, जिसमें पूरे ब्रिटिशियर्स होते थे। और हस्तांतरित में कौन? गवर्नर और उनके विधान परिषद के सदस्य। विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्य भी होते थे ना, भारतीय। और ये जो है किसके प्रति उत्तरदायी होते थे? विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होते थे। और ये आरक्षित विषयों पे कोई उत्तरदायित्व तो नहीं होता था। ठीक है, द्विसदनी व्यवस्था व प्रत्यक्ष निर्वाचन। द्विसदनी व्यवस्था जैसे अभी भारत में अभी है ना, लोकसभा और राज्यसभा। केंद्र की मैं बात करूं, और स्टेट पे क्या होता है? विधानसभा और विधान परिषद। अच्छा, सेंटर में क्या होता है? लोकसभा और राज्यसभा। इसी को क्या बोलते हैं? द्विसदनवाद बोलते हैं ना। ठीक है, तो देखो, द्विसदनी व्यवस्था या प्रत्यक्ष निर्वाचन जो है, इससे पहले मैंने बताया था कि 1892 में चुनाव अप्रत्यक्ष हुआ था, बट इस वर्ड का यूज़ नहीं किया गया था, चुनाव शब्द का। लेकिन अब 1919 में पहली बार चुनाव शब्द का उपयोग किया गया। ठीक है, प्रत्यक्ष निर्वाचन। और द्विसदनी व्यवस्था स्थापित की गई, राज्यसभा और लोकसभा। प्रत्यक्ष निर्वाचन से निर्वाचित होते थे यहाँ पे लोग। ठीक है, प्रत्यक्ष निर्वाचन मतलब डायरेक्ट इलेक्ट करते थे। अच्छा, प्रधानमंत्री जो है, कमेंट में बताइएगा कि प्रधानमंत्री जो है वो प्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है या फिर अप्रत्यक्ष। ठीक है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मतलब ये मैं बता देती हूँ। प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट हम लोग चुनते हैं उसको, और अब अप्रत्यक्ष मतलब हमारे द्वारा भेजे गए कोई प्रतिनिधित्व होते हैं, जैसे ये एक दो जो भी है, और ये जो है ना वो किसी और को चुनेंगे, वो होता है अप्रत्यक्ष। और जो हम लोग डायरेक्ट चुनते हैं ना, वो होता है प्रत्यक्ष। तो अब आप लोग बताओ कि प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो प्रत्यक्ष निर्वाचन से चुने जाते हैं कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुने जाते हैं? ठीक है, अब वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में 6 में से 3 सदस्य जो थे वो कौन होने चाहिए थे? भारतीय होने चाहिए थे। लेकिन इनको कमांडर इन चीफ जो होता था ना, जो सबसे चीफ होता था, मुखिया होता था, वो भारतीय नहीं हो सकता था। अभी भी भेदभाव किया जा रहा था, वही पकड़ा दिया, लॉलीपॉप खाना नहीं है। ठीक है, सांप्रदायिक पृथक निर्वाचन अभी भी चालू था। कब स्टार्ट हुआ था? 1909 में। किसने किया था? मिंटो ने। वो अभी 1919 में उसको फिर से एक्सपेंड किया गया, बढ़ाया गया। ठीक है, मताधिकार का अधिकार तो दिया गया, लेकिन किसके अकॉर्डिंग? संपत्ति, कर, शिक्षा के आधार पे। आपके पास संपत्ति, आपके पास पैसा है, आप एजुकेटेड हो, इसको देख के आपको मतदान करने का अधिकार था। क्या अभी अब ऐसा होता है भारत में? अभी नहीं होता है। अभी ये है कि वयस्क मताधिकार मतलब जो भी 18+ की उम्र के हो गए, वो मत जो है वो दे सकते हैं। ठीक है,
लंदन में उच्चायुक्त को, मतलब कुछ भारत सचिव का कोई कुछ कार्य था ना, उसको किसको दे दिया गया, उच्चायुक्त को सौंप दिया गया। ठीक है, मतलब उनका भी पद का जो कार्यभार था ना उसको थोड़ा सा कम कर दिया गया। केंद्रीय लोक सेवा का प्रारंभ किया गया 1926 में पहली बार। ठीक है, बजट जो है वो केंद्र और राज्य दोनों बना सकती थी, केंद्र अपने लिए बनाता था, राज्य अपने लिए बनाता था। आयोग में 10 साल के बाद रिपोर्ट देनी थी। ठीक है, आयोग को 10 साल के बाद रिपोर्ट देनी थी। कब देना था, मतलब 1919 में आया था, इसमें 10 ऐड करेंगे तो 1929 में आना था, लेकिन आया कब, ये 1927 को आया। क्यों? क्योंकि उस समय ना ब्रिटेन में चुनाव होने वाला था, और जो पार्टी सत्ता में थी उसको ये लगा कि अपोजिट पार्टी वो जीतने वाली है, तो भारत के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन वो चेंज कर सकती है, इसलिए उन्होंने 2 साल पहले ही ना 1927 में साइमन कमीशन भेज दिया। ठीक है, इसकी जांच करने के लिए कि रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो ठीक से चल रहे हैं कि नहीं, कोई चेंजेस की रिक्वायरमेंट है कि नहीं, इसलिए इसको श्वेत पत्र बोला गया। इसमें 7 सदस्य थे। श्वेत पत्र क्यों बोला गया? क्योंकि इसमें एक भी मेंबर जो है ना वो भारतीय नहीं थे, कोई भी इंडियन जो है 7 में से कोई भी इंडियन शामिल नहीं था। और ये रूल किसके लिए था? इंडिया के लिए था। और इंडियन मेंबर शामिल थे क्या इसमें? शामिल नहीं थे। ठीक है, और इसमें जो भी कमेटी ने रिकमेंड किया था ना वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1957 में लाया गया, मतलब उसमें इसको जोड़ दिया गया 1935 में। आई थिंक यहाँ तक से क्लियर होगा। ये चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान में रखना, लाइक केंद्र और प्रांत में बांटा गया वो चीज़ें। ठीक है, प्रत्यक्ष निर्वाचन पहली बार हुआ वो चीज़ें। ठीक है, मताधिकार किस आधार पे किया जा रहा था, वो द्विसदन विधान परिषद खत्म हुआ और उसके स्थान पे द्विसदन व्यवस्था प्रारंभ हुआ। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखते जाना। अब फिर आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत शासन अधिनियम 1935। 1935 के पहले ना 1932 का एक इंसिडेंट याद होगा आपको अगर हिस्ट्री पढ़ा है। कौन सा? सांप्रदायिक अवार्ड। सांप्रदायिक अवार्ड, गोलमेज सम्मेलन याद है ना? तो गोलमेज सम्मेलन में ना अंबेडकर को ये ऑफ़र किया गया था कि जो दलित हैं और जो अदर हम लोग हैं, जैसे बाकी जो हिंदू हैं, जो भी बाकी दलित भी हिंदू है, बाकी हिंदू को अलग अलग वोट देने का वो सांप्रदायिक चार्ट प्रस्तुत किया गया था। लेकिन इसके बाद जो है गांधी जी ने आमरण अनशन कर दिया था जेल में ही। ठीक है, फिर उसके बाद जो है दलित नेता जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे और गांधी जी के बीच समझौता हुआ, आरक्षण की बात की गई और जो सांप्रदायिक जो अवार्ड दिया गया था ना उसको खारिज कर दिया गया। कब? 1932 में। ये चीज़ याद रख लेना, सांप्रदायिक चार्ट बोलते हैं उसको। अब 1935 में ना पूर्ण उत्तरदायी सरकार का गठन किया गया, मील का पत्थर साबित हुआ ये चीज़। ठीक है, अखिल भारतीय संघ में 3 सूचियों में डिवाइड किया गया, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। अभी भी इंडिया में आर्टिकल कितना है? 242 ना। इसमें केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, ये 3 सूचियों में डिवाइड करते हैं ना, वैसे ही उस समय भी किया गया कि संघ सूची, राज्य सूची एंड समवर्ती सूची में। ठीक है, और बचा जो कोई भी चीज़ था ना वो किसको दे दिया गया? वायसराय को दे दिया गया। अच्छा, अभी किसके पास रहता है? जो भी चीज़ें, कोई भी ऐसा टॉपिक आ गया जो तीनों लिस्ट में नहीं है, किसके पास चला जाता है? केंद्र के पास चला जाता है। ठीक है, उस समय किसके पास चला जाता था? वायसराय के पास चला जाता था। संघीय व्यवस्था अस्तित्व में आई। ठीक है, संघीय व्यवस्था अस्तित्व में नहीं आ पाई क्योंकि देसी रियासतों ने इसके लिए मना कर दिया था। ठीक है, प्रांतीय स्वायत्तता का शुभारंभ हुआ, द्वैत शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, ये चीज़ याद रख लेना, द्वैत शासन व्यवस्था समाप्त कब हुआ? 1935 में। अब देखो, गवर्नर जो है राज्य की विधान परिषद के सलाह पर कार्य करना आवश्यक हो गया कि राज्य की विधान परिषद जो करेगा उसकी सलाह पर वो काम करेगा। केंद्र जो है वही आरक्षित और हस्तांतरित विषय जो 1909 में जो था वो, लेकिन ये लागू नहीं हो पाया। ठीक है, 11 जो राज्य हैं उस समय, उसमें विधानसभा और विधान परिषद बनाए गए। कौन कौन से थे? बम्बई, बंगाल, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत जिसको अभी उत्तर प्रदेश बोलते हैं, और असम। ये सातों राज्य में विधानसभा और विधान परिषद था।
अच्छा, कमेंट में ये बताइए कि अभी कितने राज्य हैं जिसमें विधानसभा और विधान परिषद दोनों उपस्थित हैं। आई थिंक मैंने ये क्वेश्चन पूछ लिया ना पहले। ओके, कोई बात नहीं। दलित, वुमेन, महिला और मजदूर के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की गई। इनको भी बांट दिया गया, देख रहे हो उनको। उनका चले तो हाथ ऐसा बोले कि हाथ को अलग निर्वाचन करो, पैर अलग निर्वाचन करेगा। हाथ किसी और को वोट दो, पैर किसी और को वोट देगा। सारी चीज़ों को ये लोग डिवाइड कर रहे थे। भारत का जो सचिव था ना, उसका पद समाप्त कर दिया गया और सलाहकारी टीम बनाई गई। ठीक है, सचिव का जो परिषद था, 15 सलाहकारी परिषद था ना, उसको समाप्त करके सलाहकारी टीम बनाई गई। ये चीज़ याद रखना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना, भारतीय रिजर्व बैंक कब बनाया गया था? 1935 में। भारतीय मुद्रा और साख नियंत्रण के लिए बनाया गया था कि भारतीय मुद्रा और जो साख नियंत्रण के लिए कौन सी निकाय बनाएगी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। CPSC, JPSC और UPSC, ठीक है, यूनियन, सेंट्रल और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो 1935 में बनाया गया। संघीय न्यायालय 1937 में स्थापित किए गए। समझ में आई है? सुप्रीम कोर्ट 1774 में सिर्फ कलकत्ता में बनाया गया था। अब संघीय न्यायालय बनाया गया 1937 में। यहाँ तक से क्लियर। अब लास्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947 में कुछ लारिक घोषणा किया गया। डोमिनियन स्टेटस बनाया गया। डोमिनियन स्टेट थे, डोमिनियन, क्या इसको, डोमिनियन स्टेट। कौन कौन से 2 डोमिनियन स्टेट थे? भारत एंड कौन? हमारा बच्चा पाकिस्तान, जो दूध का कर्ज भूल गया है। देखो, स्वतंत्रता की घोषणा की गई। वायसराय जो थे उसको गवर्नर जनरल बनाया गया। गवर्नर जनरल को अधिकार था, लेकिन जो है अब उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कहने पे ही काम करना था। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलेगी वो कौन करेगा? गवर्नर करेगा। ठीक है, अब जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए थे ना, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। और उसको अगर ब्रिटिश संसद में कोई बनाया गया है परिषद में, ठीक है, अपने में कोई रूल्स एंड रेगुलेशन, अगर उसको भारत में लागू करना है ना, तो उसको यहाँ पारित करवाना होता था। और जो भी पहले अधिनियम बनाए गए थे ना, उसको वो लागू भी कर सकते थे भारत वाले लोग और उसको खारिज भी कर सकते थे। तो ब्रिटिश भारत में पहले प्रधानमंत्री कौन थे? अंतरिम सरकार बना था कुछ दिनों के लिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और कौन थे ये? गवर्नर जनरल माउंटबेटन। तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे माउंटबेटन एंड पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। आई थिंक यहाँ तक से सारी चीज़ें क्लियर होगी। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और देखते हैं। ये चीज़ें याद रख लेना कि अंतरिम सरकार जो थी उसमें कौन क्या क्या चीज़ें था, और स्वतंत्र भारत में पहले कौन कौन क्या क्या मंत्री थे। तो आपको कुछ ट्रिक बता देती हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट नाम। जैसे ये तो मुझे पता ही रहेगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी पता रहता है, गृह सूचना एवं प्रसार विभाग। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का ऐसे याद रख लेना, प्रसाद मतलब खाने की चीज़, खाद्य एवं कृषि विभाग, ठीक है। ये याद रख लेना, जगजीवन राम। जब आप बहुत थक जाते हो तो मुँह से मोस्ट ऑफ द टाइम राम नाम निकलता है, तो वो किससे? श्रम से रिलेटेड है। बलदेव को बलदाऊ से याद रखना, वो मतलब बल वाले थे ना, तो रक्षा मंत्रालय से रिलेटेड थे, ठीक है। भामा का तो पता ही है कि कार्य एवं खान ऊर्जा। श्री राजगोपालाचारी याद रख लेना, शिक्षा एवं कला विभाग। ये चीज़ें हो गई। इसमें भी वैसे कुछ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए, इसको याद रख लेना। स्वर्णमुखी सेठ याद रखना, वित्त मंत्रालय से संबंधित थे। जगजीवन राम के पास वही था, बलदेव भी वही थे जो पहले उनको मिला था। भाभा को जो है वाणिज्य दे दिया गया था। अब ये चीज़ें, ठीक है। अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उद्योग एवं आपूर्ति मंत्रालय दे दिया गया था, और विष्णु गाडगिल को कार्य एवं खान मंत्रालय। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट संविधान। चलो प्री IQ सॉल्व करते हैं, जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया था कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों में संविधान सभा के सदस्य उन प्रांतों के लोगों के द्वारा सीधे निर्वाचित होते थे क्या? हम लोग चुन के भेजते थे उस समय? नहीं, ठीक है, नहीं। दूसरा जो है, एक तो नहीं है, बी, प्रांतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग द्वारा नामित होते थे क्या? कि उन्हें लोग बस नामित करते थे?
नहीं करते थे ना। जिससे प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित होते थे। सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों में उनकी विशेषज्ञता के लिए चुने जाते थे। क्या आंसर है? सी। प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा वो निर्वाचित होते थे, चुना नहीं जाता था, निर्वाचित, प्रत्यक्ष निर्वाचित होते थे। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ पे ये टॉपिक क्लियर होता है। आई होप तुम लोगों को समझ में आया होगा। कोई भी क्वेरी रहेगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ठीक है, ओके, थैंक यू।